नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और फिल्म रोटी की। राजेश खन्ना और रोटी की बात करते करते बात कादर खान की भी होगी, जिन्होंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी, डायलॉग लिखे। मुमताज़ की बात करेंगे और बात डिम्पल कपाड़िया की भी होगी कि कैसे वो राजेश खन्ना की सुपर डुपर हिट फिल्म की हीरोइन बनते बनते चूक गई। पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा आपको लगेगा, लेकिन यकीन मानिए कि इसमें आपको कई दिलचस्प किस्से और कई ऐसी अनसुनी बातें और जानकारियां आपको हासिल होंगी जो शायद आपने आज तक आप तक न पहुंची हों। राजेश खन्ना एक ऐसे एक्टर जिन्होंने 15 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में दी, हम सभी जानते हैं। लेकिन राजेश खन्ना का देश की राजधानी दिल्ली से बहुत करीबी लगाव था। दिल्ली एक तरीके से राजेश खन्ना के दिल में बसती थी। बेशक वो बम्बई में पले बढ़े और मूल रूप से पंजाब के रहने वाले, और उससे पहले पाकिस्तान से पंजाब आए। लेकिन राजेश खन्ना को मुंबई के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्यार किसी शहर से था तो वो दिल्ली था, और दिल्ली वालों से रहा। उनके दिल्ली प्रेम का आलम यह था कि उन दिनों जब हर नामी स्टार और फिल्म मेकर अपनी नई फिल्म का प्रीमियर बम्बई में आयोजित करता, तो काका अपनी फिल्मों के प्रीमियर दिल्ली में करते थे। राजेश खन्ना फिल्म की रिलीज के बाद भी दिल्ली में अपने फैंस से मिलने अक्सर आ पहुंचते थे। राजेश खन्ना ने जब मनमोहन देसाई के साथ रोटी फिल्म बनाई तो उन्होंने इस फिल्म का प्रीमियर साउथ दिल्ली के चाणक्य सिनेमा में किया। और रोटी फिल्म के प्रीमियर पर काका के आने की खबर फैलने के बाद सुबह 8 बजे से ही उस वक्त सिनेमा परिसर में कॉलेज स्टूडेंट्स और लोगों का पूरा जमावड़ा लग गया। जैसे ही खबर लगी कि राजेश खन्ना आ रहे हैं, और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स तक मंगाई गई। फैंस में 60 से 70% की संख्या लड़कियों की थी, और खून से लिखे खत काका मानते थे कि मेरे फैंस मुंबई से ज़्यादा दिल्ली में हैं जो लिखते हैं। अब ये सच है, खून से लिखे हुए खत आते थे काका को। 70 के दशक से फिल्म बिजनेस से जुड़े श्रीराम तलवार बताते हैं कि काका के मुंबई स्थित बंगले आशीर्वाद पर पहुंचने वाले डाक के बारे में सबसे ज़्यादा खत दिल्ली से हुआ करते थे। और अपने फैंस के खतों का जवाब देने के लिए राजेश खन्ना ने अलग से एक स्टाफ रखा हुआ था जो राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद में आने वाले खतों का बाकायदा जवाब दिया करते थे। सोचिए कितना दिलचस्प वो दौर था। आज के दौर में ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है। अपने फैंस के खतों का जवाब देने के लिए उन्होंने स्टाफ तो रखा ही था, और उन्हें दिल्ली की लड़कियों की तरफ से खून से लिखे जब खत मिलते तो काका बेचैन हो उठते, और पंजाबी में कहते हो यार मैं की करा। चांदनी चौक के दही भल्ले राजेश खन्ना को बहुत पसंद थे। दही भल्ले चांदनी चौक के पापड़ी चाट के अलावा फतेहपुरी की खास दुकान के छोले भटूरे राजेश खन्ना को बहुत पसंद थे। और फैंस से मिलने के बाद काका सिनेमा हॉल में मैनेजरों से अक्सर पूछा करते थे कि चांदनी चौक से इस बार मंगाया क्या है। खैर, रोटी के प्रीमियर की बात हुई, अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और रोटी जिसे मुमताज़ के साथ राजेश खन्ना के साथ बनाया गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए पहले डिम्पल बल्कि नहीं थी, बल्कि डिम्पल से पहले इस फिल्म के लिए अगर किसी को, मुमताज़ से पहले अगर किसी को पसंद किया गया था तो वो डिम्पल कपाड़िया थी। साल 1974 की ब्लॉकबस्टर मनमोहन देसाई की रोटी, जिसमें मुमताज़ संग राजेश खन्ना की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के गाने आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मनमोहन देसाई की इस फिल्म में मुमताज़ उनकी पहली पसंद नहीं थी, बल्कि इस फिल्म में वो डिम्पल कपाड़िया के साथ इसे बनाना चाहते थे। एक रिपोर्ट की माने तो ब्लॉकबस्टर फिल्म रोटी में डिम्पल पहले लीड एक्ट्रेस बनने वाली थी। हालांकि उन्होंने अपने कमिटमेंट की वजह से इस फिल्म को नहीं किया। उन्होंने तय किया था कि शादी के बाद वो कोई फिल्म नहीं करेंगी। और कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने 1973 में उनकी शादी जब सुपरस्टार राजेश खन्ना संग हुई तो उन्होंने शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री से तौबा कर ली। वो बतौर एक्ट्रेस फिल्में करना बंद कर चुकी थीं
और ऐसे में जब उन्हें ये फिल्म ऑफर की गई तो उन्होंने इसे करने से मना कर दिया और ये फिल्म उनकी शादी के 1 साल बाद बनी और रिलीज हुई। कहा जाता है कि वहीं राजेश खन्ना ने खुद इस फिल्म को एक्ट्रेस मुमताज संग करने की हामी भरी और इसलिए उन्होंने डिंपल के नाम पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। जब डिंपल ने फिल्म के लिए डायरेक्टर को मना किया तो बिना देरी किए मनमोहन देसाई ने इस फिल्म को मुमताज को सौंप दिया और आखिर में ये फिल्म जब रिलीज हुई तो फिर हम सभी जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर छा गई। और एक खास बात आपको बता दें कि ये फिल्म रोटी राजेश खन्ना की आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म के उन्होंने कई फिल्में इसके बाद उन्होंने की और लेकिन इस फिल्म की जितनी कमाई, जितनी पॉपुलैरिटी, जितनी कामयाबी, जितना दीवानापन दर्शकों ने इस फिल्म को लेकर दिखाया उसके बाद नजर नहीं आया। और इसके साथ ही ये फिल्म मनमोहन देसाई और राजेश खन्ना की दूसरी और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इससे पहले दोनों की जोड़ी ने सच्चा झूठा फिल्म बनाई थी और इस फिल्म की अगर कमाई की बात करें तो राजेश खन्ना की ब्लॉकबस्टर फिल्म केवल 90 लाख में तब बनी थी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और उस साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म इस फिल्म को माना गया और एक तरीके से ये फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी जिसने राजेश खन्ना को एक अलग ही लेवल पर ले जाकर पहुंचा दिया। और इसी फिल्म से जुड़ा एक किस्सा है जिसे मुमताज़ सुनाती हैं और वो कहती जब दोनों मुमताज़ और राजेश खन्ना रोटी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो मुमताज़ के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे वो शायद कभी भुला नहीं पाएंगी। और इस बात का खुलासा एक्ट्रेस ने खुद एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना 8 दिन तक मुझे अपने कंधों पर उठाकर बर्फ़ में चलते हैं। अगर आपने फिल्म देखी हो तो आखिर में जो एक सीन है जब राजेश खन्ना यानी कि मंगल को पुलिस पीछे दौड़ती है और तब वो उठाकर वो मुमताज़ को भागते हैं। मुमताज़ बताती हैं कि रोटी के क्लाइमैक्स के सीन में राजेश खन्ना को उन्हें कंधे पर उठाकर बर्फ में दौड़ना था और इस सीन को शूट करने में उन्हें 8 दिन लग गए थे और राजेश खन्ना 8 दिन लगातार मुझे कंधे पर उठाकर बर्फ पर दौड़ते थे। मुमताज़ ने यह भी कहा कि बर्फ में एक इंसान का खुद चलना काफ़ी मुश्किल होता है और राजेश जी तो मुझे उठाकर दौड़ते थे, जो कि काफ़ी मुश्किल काम था। हालांकि इस दौरान एक्ट्रेस कई बार राजेश खन्ना के मज़े भी लेती हैं। मुमताज़ बताती हैं कि मैं शूटिंग के दौरान राजेश जी के साथ बहुत मस्ती किया करती थी और कहती थी कि अब उठाओ अपने कंधे पर 100 किलो की बोरी, और राजेश खन्ना हंसते हुए कहते तुम इतनी भारी भी नहीं हो। हालांकि राजेश खन्ना और मुमताज़ के बीच की केमिस्ट्री इतनी, बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी दोनों के बीच में कि इस तरीके का जो मजाक है वो इनमें चलता रहता था। लेकिन इसकी जो कहानी है जो कादर खान ने लिखी, उनका भी किस्सा कम दिलचस्प नहीं है। अब ये बात ठीक है कि बॉलीवुड में बीते कई सालों से ऐसा कोई एक्टर नहीं आया जिसकी 15 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में आई हों, लेकिन रोटी उस फिल्म का हिस्सा थी जिसमें राजेश खन्ना ने 15 बैक टू बैक, इकलौते सुपरस्टार हैं जिन्होंने एक साथ 15 सुपर हिट फिल्में दी और रोटी उस फिल्म का हिस्सा है जिसे कादर खान ने लिखा था। और जब रोटी फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई तो हर किसी ने राजेश खन्ना और मुमताज़ की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म रोटी की कहानी सुनने के बाद डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने कादर खान को तोहफे में एक टीवी और एक घड़ी दी थी जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी। और जब कादर खान ने मनमोहन देसाई को फिल्म रोटी की कहानी सुनाई तो वो खुशी से झूम उठे और उन्होंने खुशी से कादर खान को एक टीवी और घड़ी तोहफे में दे दी। और इतना ही नहीं, मनमोहन देसाई ने उनसे ये भी पूछा कि जनाब एक कहानी लिखने के लिए कितने रुपए चार्ज करते हैं। कादर खान ने कहा कि साहब 21,000 रुपये। इसके बाद मनमोहन देसाई ने उनसे कहा कि आज से आपकी कीमत 1,21,000 रुपये है। और इस फिल्म के लिए तब कादर खान को स्क्रिप्टिंग के लिए, डायलॉग के लिए 1,21,000 रुपये की फीस दी गई, जो उस ज़माने में एक बड़ी और मोटी रकम मानी जाती थी। और ये रकम कादर खान को दी गई जब उन्होंने इस फिल्म की जो कहानी है वो सुनाई। और उसके बाद मनमोहन देसाई इतने खुश हुए कि उन्होंने
कादर खान को ये घड़ी और टीवी भी तोहफे में दिया, जबकि टीवी भी उस ज़माने में बड़ी चीज़ थी। रोटी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। अगर आपने फिल्म देखी हो, मंगल सिंह एक अपराधी है और इसके किरदार में राजेश खन्ना है। पेशेवर अपराधी है और रोटी के खातिर एक आदमी की हत्या के कारण उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। यहीं से फिल्म शुरू होती है। अंडरवर्ल्ड डॉन सूरज, जो उसे एक अपराधी के रूप में पालता है, जेल से उसके भागने की योजना बनाता है और एक पुलिस इंस्पेक्टर उसका पीछा करता है और वो एक ट्रेन से भाग जाता है। और जब एक साथी, यानी जो श्रवण कुमार का रोल जिसने प्ले किया है, और वो उस यात्री को ट्रेन से नीचे मंगल फेंक देता है। मंगल सिंह उत्तरी भारत यानी कि कश्मीर के एक छोटे से गांव में पहुंचता है और एक स्थानीय रेस्तरां मालिक बिजली की मदद से एक स्कूल का टीचर बन जाता है। और वो श्रवण के दोस्त रामू की पहचान लेता है और श्रवण के माता पिता लालाजी और मालती के साथ रहने लगता है, जो कि अंधे हैं और उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि उस आदमी के माता पिता हैं जिसे उसने पुलिस से भागते समय ही मार डाला है। बिजली अब मंगल से प्यार करने लगती है, लेकिन उसे सच्चाई का पता तब चलता है जब इंस्पेक्टर जगदीश राज उसी गांव में मंगल की तलाश में आता है और अंधे जोड़े को मंगल के कारण श्रवण की मौत के बारे में बताता है। और अंततः फाइनली मंगल को श्रवण के माता पिता के बारे में भी सच्चाई पता चलती है। मंगल लालाजी की लंबे समय से खोई हुई बेटी को उससे मिलाता है, जिससे श्रवण का घर मुक्त हो जाता है। मंगल बिजली के साथ श्रवण के माता पिता को एक पवित्र तीर्थ यात्रा पर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात फिर से जीवित श्रवण से होती है, जो अब दिव्यांग हो चुका है। उसका एक पैर कट गया है। वो उसे माफ कर देता है और पुलिस से भागने की इजाजत देता है, लेकिन बिजली उसका पीछा करती है। मंगल का पीछा करते हुए सूरज बिजली को गोली मार देता है, लेकिन बर्फ का हिमस्खलन होता है, उसमें उसकी मौत हो जाती है। बिजली मर जाती है और मंगल को इंस्पेक्टर सुजीत गोली मार देता है और इंस्पेक्टर मंगल को बिना कारतूस वाली बंदूक के साथ मरते हुए पाता है और किसी को भी रोटी से वंचित न करने को कहता है। और यहाँ पर यह फिल्म खत्म होती है। ये फिल्म इतनी दिलचस्प है, खासकर इसके गाने। अगर आपने फिल्म देखी हो, या गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया। नाच मेरी बुलबुल के तुझे पैसा मिलेगा, किशोर कुमार का, फूलों के साथ लता मंगेशकर का। या यार हमारी बात सुनो, किशोर कुमार का गाया। या फिर एक सबसे मशहूर गाना है जो इस फिल्म का कई बार आज तक सुना जाता है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, किशोर कुमार की आवाज़ में इस गाने को गाया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का निर्माण आशीर्वाद, राजेश खन्ना की आशीर्वाद पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया। और संगीत इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। 11 अक्टूबर साल 1974 को बेनाम और रोटी कपड़ा और मकान के साथ ये फिल्म रिलीज़ हुई। और इस फिल्म को बाद में तेलुगु में नेरम नदी कड़ू अकालिडी के रूप में बनाया गया, जिसमें एन टी रामाराव और मंजुला ने अभिनय किया। ये फिल्म अगर आपने देखी हो तो इस फिल्म में सबसे दिलचस्प किरदार आपको कौन सा लगता है? जगदीप भी इस फिल्म में है। और इस फिल्म की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? गाना कौन सा आपको पसंद है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।